आज हम एक काफी जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हरियाणा में जमीन का बंटवारा, जिसे तकसीम भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, तक़सीम। और ये पूरी प्रक्रिया, दिलचस्प बात यह है कि एक बहुत पुराने कानून, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 के तहत चलती है। बिल्कुल, आज़ादी से भी पहले का कानून है और आज भी वही लागू है। तो आज हम इसी पर एक गहन चर्चा करेंगे। हुँ, हमारा मकसद है कि इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझे। खासकर ये कि अगर किसी को खुद ही मतलब वकील के बिना भी तहसीलदार या नायब तहसीलदार की अदालत में केस फाइल करना हो तो कैसे करे, क्या ध्यान रखे। हाँ, ये जानना बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम क्या है? मान लीजिए मुझे बंटवारा करवाना है, तो मैं क्या करूं? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने तहसील कार्यालय जाना होगा। वहाँ एक आवेदन पत्र, एक एप्लीकेशन देनी होती है। लेकिन ध्यान रहे, वो एक ख़ास फ़ॉर्मेट में होनी चाहिए। अच्छा, कोई तयशुदा फॉर्मेट होता है इसका? जी ना। और उसके साथ जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, जैसे ज़मीन की फ़र्द वग़ैरह, वो सब लगाने होते हैं। ये पहला स्टेप है और बहुत ज़रूरी है कि यहीं से शुरुआत सही हो। मतलब तैयारी पहले करनी होगी कि फॉर्मेट क्या है, कागज क्या-क्या चाहिए? बिल्कुल। ये जानकारी तहसील से या किसी जानकार वकील से मिल जाती है। ठीक है। मान लीजिए एप्लीकेशन सही फॉर्मेट में, सही कागजों के साथ जमा कर दी। फिर ऑफिस में क्या होता है? तो जैसे ही एप्लीकेशन जमा होती है, क्लर्क या जो भी संबंधित अधिकारी हैं, वो उसकी जांच करते हैं। देखते हैं कि सब कागज पूरे हैं, फॉर्म ठीक से भरा है। हम्म। अगर सब कुछ सही पाया जाता है, तब उसे रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। मतलब केस फाइल हो गया एक तरह से। और इसके फौरन बाद जो सबसे अहम काम होता है, वो है नोटिस जारी करना। नोटिस किन लोगों को? प्रतिवादी गणों को, यानी जमीन के जो बाकी सह खातेदार हैं, को शेयरर्स, उन सब को। अच्छा, ये तो सीधा सा लगता है। नोटिस भेजना है, इसमें कोई खास बात? हाँ, यहीं पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। कानून ये कहता है कि हर एक हिस्सेदार को नोटिस मिलना ही चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए। कैसे, मतलब डाक से या कोई और तरीका? हाँ, या तो व्यक्तिगत रूप से कोई जाके दे, दस्ती तामीन जिसे कहते हैं, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से उनके सही पते पर भेजा जाए। और ये पक्का करना होता है कि नोटिस मिल गया है। अगर एक भी हिस्सेदार को नोटिस ठीक से नहीं मिला ना, तो तो भविष्य में अगर कोई अपील करता है, तो पूरी की पूरी कार्यवाही, चाहे वो कितनी भी आगे बढ़ गई हो, वो रद्द हो सकती है, खारिज हो सकती है। ओहो, मतलब पूरी मेहनत बेकार? बिल्कुल, क्योंकि ये कानून का सिद्धांत है कि हर किसी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। तो नोटिस तामील होना सिर्फ खाना पूरी नहीं है, ये बहुत जरूरी है। ये तो वाकई बहुत ध्यान रखने वाली बात है। चलो मान लिया नोटिस सबको ठीक से मिल गए। अब अगला कदम क्या होगा? नोटिस मिलने के बाद अदालत तारीख लगाती है और सभी सह खातेदारों को बुलाकर उनके बयान लेती है। ये बयान बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से तय होता है कि बंटवारा किस तरह से होगा। बयान मतलब क्या पूछा जाता है इन बयानों में? इसमें कुछ मुख्य बातें पूछी जाती हैं, आप क्या चाहते हैं वो बताना होता है। जैसे कि जैसे सबसे पहला सवाल होता है कब्जे का। अभी जिसका जहां कब्जा है, क्या उसी को आधार बनाकर बंटवारा किया जाए या फिर वो कब्जा छोड़कर जमीन की किस्म देखी जाए, मतलब कौन सी जमीन बढ़िया है, कौन सी कम उपजाऊ है, किसकी कीमत ज्यादा है, और उसके हिसाब से बराबर हिस्से किए जाए। ये तो बड़ा फैसला है। कब्जा रखें या तोड़ें? हाँ, और इसी पर अक्सर सहमति नहीं बन पाती। फिर ये भी बताना होता है कि बंटवारे के बाद कितनी खेवटें बने। खेवट ये क्या होता है? खेवट आप समझ लीजिए एक तरह का बड़ा खाता होता है जमीन का। तो क्या हर भाई या हिस्सेदार अपनी अलग खेवट चाहता है, या कुछ लोग मिलकर एक ही खेवट में रहना चाहते हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। और अगर जमीन पर कोई ट्यूबवेल लगा है या कोई कमरा बना है, कोठा जिसे कहते हैं, या कोई समाधि है, मंदिर है, तो उसका क्या होगा? क्या वो किसी एक को मिलेगा या सबके इस्तेमाल के लिए साझा रहेगा? ये भी बयानों में बताना होता है। और खेतों तक जाने के लिए रास्ता और पानी के लिए नाली यानी खाल, उसका क्या? बिल्कुल सही सवाल। ये भी पूछा जाता है कि क्या हर नए बनने वाले प्लॉट, जिसे कुर्रा कहते हैं, उसको रास्ता और खाल लगाई जाए? हाँ, ये तो जरूरी है। और जो जमीन खेती लायक नहीं है, गैर मुमकिन जमीन, जैसे कोई बंजर जगह है या खड्डा है, उसका बंटवारा करना है या उसे ऐसे ही छोड़ देना है? हम्म। और एक बात और, मान लीजिए बंटवारे में किसी को थोड़ी जमीन कम मिल रही है, किसी को ज्यादा। ऐसा हो जाता है कई बार, जब कीमत या कब्जे के हिसाब से बांटते हैं। हाँ, हो सकता है। तो ये कमी बेशी कैसे पूरी की जाएगी? क्या पास वाली जमीन से एडजस्ट करेंगे? ये भी सुझाया जा सकता है। और इनके अलावा भी अगर कोई खास शर्त हो किसी की, तो वो भी बयान में लिखवा सकते हैं। अच्छा,
तो इतने सारे सवालों के जवाब और सबकी राय लेने के बाद कोर्ट क्या करती है? इन सभी बयानों को और मौके की असल स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, वो एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। इस ड्राफ्ट को कहते हैं तरीकाए तकसीम, मतलब बंटवारे का तरीका क्या होगा। यानी ये एक तरह से बंटवारे का प्लान हो गया। हाँ बिल्कुल, ये एक रोड मैप है। इसमें लिखा होता है कि बंटवारा कब्जे पर होगा या कीमत पर, खेवटें कैसे बनेंगी, ट्यूबवेल या कोठे का क्या होगा, रास्ते खाल कैसे लगेंगे, कमी बेशी कैसे पूरी होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जाहिर है ये बहुत जरूरी है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हिस्सेदार इस तरीका तकसीम से सहमत ना हो? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। जब ये तरीकाए तकसीम तैयार होता है तो इसे सभी पार्टियों को बताया जाता है या उसकी कॉपी दी जाती है। अगर किसी को भी लगता है कि इसमें कोई बात गलत है या उनके हक में नहीं है, तो वो अपनी आपत्ति मतलब ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं। कैसे? बस बोल कर कि मैं राजी नहीं हूँ। नहीं नहीं, लिखित में देनी होती है आपत्ति और साफ साफ बताना होता है कि किस बात पर आपत्ति है और क्यों है। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मैं सहमत नहीं हूँ। अगर हो सके तो अपनी आपत्ति के समर्थन में कोई सबूत भी देना चाहिए। अच्छा, फिर उन आपत्तियों का क्या होता है? तहसीलदार उन पर सुनवाई करते हैं। दोनों पक्षों को, मतलब जिसने आपत्ति की है और जिसके खिलाफ की है, सबको सुना जाता है। हम्म, फिर सबूत और दलीलें देखकर तहसीलदार फैसला करते हैं कि तरीका तकसीम में कोई बदलाव करना है या नहीं, या उसे वैसे ही मंजूर कर लिया जाए। और अगर तहसीलदार के इस फैसले से भी कोई संतुष्ट न हो, मान लीजिए उन्होंने आपत्ति खारिज कर दी। तो फिर अपील का रास्ता है। तहसीलदार के तरीका तकसीम मंजूर करने के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। कहाँ पर? ऊपरी अदालत में, जिले में डीआरओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, या फिर सब डिवीजन लेवल पर एसडीएम होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। हाँ, जिन्हें आमतौर पर कलेक्टर कोर्ट कह देते हैं। जी हाँ, उन्हीं की कोर्ट में। और इसके लिए समय बहुत कम मिलता है। फैसला होने के सिर्फ 15 दिन के अंदर अपील करनी होती है। सिर्फ 15 दिन? ये तो वाकई बहुत कम है। जी, इसलिए फौरन कदम उठाना पड़ता है। और अगर मान लीजिए कलेक्टर कोर्ट से भी अपील खारिज हो जाए, फिर? अगर वहां से भी राहत नहीं मिलती तो एक और सीढ़ी है। उस फैसले के खिलाफ 60 दिनों के अंदर डिविजनल कमिश्नर के पास निगरानी यानी रिवीजन पिटीशन दायर की जा सकती है। अच्छा, तो पहले कलेक्टर कोर्ट 15 दिन, फिर कमिश्नर 60 दिन। जी हाँ, इस पूरी अपील निगरानी की प्रक्रिया में ये समय का बड़ा खेल लग रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत काम की बात है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती। जैसे ही कोई फैसला आपके खिलाफ आए, चाहे वो तहसीलदार का हो या कलेक्टर का, आपको फौरन उस फैसले की सर्टिफाइड कॉपी, जिसे नकल कहते हैं, उसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए। नकल के लिए अप्लाई करने से क्या होगा? फायदा यह है कि कानून कहता है कि जिस दिन आपने नकल के लिए अर्जी दी और जिस दिन आपको नकल मिली, उसके बीच का जो समय है, वो अपील या निगरानी फाइल करने की जो समय सीमा है, जैसे 15 दिन या 60 दिन, उसमें गिना नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब वो दिन काउंट नहीं होंगे? जी नहीं, इसे लिमिटेशन पीरियड का सस्पेंड होना कहते हैं। इससे आपको अपील तैयार करने के लिए कुछ अतिरिक्त कानूनी मोहलत मिल जाती है, जो अक्सर बहुत जरूरी होती है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अच्छा, एक और बात, जब कोई अपील या निगरानी दायर करता है, तो क्या उसे नीचे वाली कोर्ट को मतलब तहसीलदार को बताना भी होता है? हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे ही आप ऊपर अपील फाइल करें, फौरन उसकी सूचना तहसीलदार या नायब तहसीलदार कोर्ट में दें जहां केस चल रहा है। इससे वो आगे की कार्यवाही, जैसे मौके पर नक्शा बनाने का काम रोक देंगे, जब तक ऊपरी अदालत का कोई फैसला या स्टे ऑर्डर नहीं आ जाता। वरना पता चले आप अपील में उलझे हैं और नीचे बंटवारा हो गया। हाँ, ऐसा हो सकता है, इसलिए सूचना देना जरूरी है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि तरीका तकसीम फाइनल हो गया, या तो किसी ने आपत्ति नहीं की या अपील वगैरह होकर फैसला आ गया। अब जमीन पर निशान लगाने का वक्त है। हाँ जी, बिल्कुल। अब प्रक्रिया अगले चरण में जाती है। जब तरीका तकसीम फाइनल हो जाता है, तो कोर्ट फील्ड स्टाफ को, मतलब कानूनगो या पटवारी को ऑर्डर करती है कि वो मौके पर जाएं और तरीका तकसीम में जो निर्देश दिए गए हैं, उनके हिसाब से जमीन का नक्शा बनाएं। इसी नक्शे को नक्शा ख कहते हैं। जी हाँ, नक्शा ख या मैप बी। तो ये नक्शा क्या दिखाता है असल में? ये जमीन पर प्रस्तावित बंटवारा दिखाता है। मतलब किस हिस्सेदार को कौन कौन से किला नंबर मिलेंगे, कहाँ से रास्ता निकलेगा, कहाँ खाल बनेगी, ये सब उसमें दर्शाया जाता है। और ये नक्शा बनाते समय कानूनगो को सभी पार्टियों को मौके पर बुलाना चाहिए।
उनकी मौजूदगी में ही पैमाइश करनी चाहिए, ये नियम है। तो फिर इस नक्शे की भी जांच करनी होगी ध्यान से। अरे बिल्कुल, जब ये नक्शा ख्वाह बनकर कोर्ट में आता है तो हर पक्ष को इसे बहुत गौर से देखना चाहिए। क्या ये वाकई तरीका तकसीम के हिसाब से बना है, जो आपने शुरू में कहा था कि कब्जा रखना है या कीमत के हिसाब से बांटना है? क्या वो बात इसमें पूरी हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई गलत किला नंबर दे दिया जो आपके कब्जे में था ही नहीं या जिसे आप लेना नहीं चाहते, या फिर कोई कीमती जमीन जैसे सड़क के पास वाली या आबादी के पास वाली आपके हिस्से में कम आई हो? अगर ऐसा कुछ लगे, कोई गड़बड़ी दिखे नक्शे में तो फौरन लिखित में आपत्ति दर्ज कराएं। साफ लिखें कि किस किला नंबर पर आपत्ति है और क्यों है। अगर लगता है कीमती जमीन कम मिली है तो वो भी बताएं और अपनी बात के सबूत दें। अगर जरूरत लगे तो मौके का दोबारा मुआयना करने की मांग भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर इन आपत्तियों पर भी सुनवाई होगी? जी हाँ, कोर्ट फिर से सबको सुनेगी, आपत्तियां देखेगी, सबूत देखेगी, कानूनगो की रिपोर्ट पर गौर करेगी और फिर फैसला देगी कि नक्शा ख में कोई बदलाव करने की जरूरत है या नहीं, या इसे फाइनल माना जाए। हे भगवान, क्या इस फैसले के खिलाफ भी अपील हो सकती है? ये तो अपील दर अपील चलती जा रही है। हाँ हाँ हाँ, प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर है, पर हर स्टेज पर संतुष्टि के लिए मौका दिया गया है। अगर कोई नक्शा ख पर जो कोर्ट का फैसला आया है उससे भी संतुष्ट नहीं है तो उसके पास फिर से अपील का हक है। और इसके लिए कितना समय है? इस फैसले के खिलाफ कलेक्टर कोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का समय होता है। अच्छा, तरीका तकसीम पर 15 दिन, नक्शा ख पर 30 दिन। जी, और इसके बाद की प्रक्रिया फिर वही है, कलेक्टर कोर्ट में अपील, और वहां से भी बात न बने तो 60 दिन में कमिश्नर के पास रिवीजन। और वो देरी माफी वाली बात यहां भी लागू होती है। अगर 30 दिन में अपील नहीं कर पाए तो देरी का कारण बताते हुए एप्लीकेशन लगानी होगी। समझ गई। पूरी प्रक्रिया में वाकई कानूनी बारीकियां और समय सीमा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोई और ऐसी खास बात जो ध्यान रखनी चाहिए? हाँ, एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। वो है एक तरफा कार्रवाई, जिसे एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स कहते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार शायद जल्दबाजी में या किसी और वजह से प्रक्रिया ठीक से फॉलो नहीं करते। हो सकता है किसी एक पार्टी को ढंग से सुना ही ना गया हो और उसके खिलाफ फैसला देकर फाइनल ऑर्डर, जिसे सनद तकसीम कहते हैं, वो जारी कर दिया जाता है। अगर ऐसा हो जाए किसी के साथ, मतलब उसे लगे कि उसे सुना ही नहीं गया और फैसला हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब लगे कि अन्याय हुआ है, सुनवाई का मौका नहीं मिला और एक तरफा फैसला हुआ है, तो आप सीधे कमिश्नर कोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हैं। अच्छा, सीधे कमिश्नर कोर्ट। जी, क्योंकि कानून का एक मूल सिद्धांत है कि बंटवारे में कोशिश होनी चाहिए कि सबको सड़क और आबादी के पास उनके हिस्से के मुताबिक जमीन मिले, और सबसे बड़ी बात, हर पार्टी को सुनवाई का पूरा मौका मिले। अगर इन चीजों का उल्लंघन हुआ है तो उस कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये हरियाणा में जमीन बंटवारे की प्रक्रिया काफी व्यवस्थित है, लेकिन जटिल भी है और नियमों से बंधी हुई है। निश्चित रूप से इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हर कदम पर सावधानी बरतनी होती है। सही कागजात देना, नोटिस सब तक पहुंचे ये पक्का करना, बयानों में अपनी बात साफ रखना, तरीका तकसीम और नक्शा पर वक्त पर और सही आपत्ति देना, और जरूरत पड़े तो टाइम पर अपील करना, ये सब बहुत जरूरी है। जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, जरा सी चूक से आपके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। रिकॉर्ड और नियमों का हर स्तर पर ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थी हरियाणा में जमीन के बंटवारे यानी तकसीम की पूरी प्रक्रिया पर हमारी आज की चर्चा। उम्मीद है इससे काफी कुछ साफ हुआ होगा उन सभी के लिए जो इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं या इसके बारे में जानना चाहते थे। जी, और इस पूरी कानूनी प्रक्रिया की जटिलता को देखते हुए, इसमें जो समय लगता है और अक्सर जो परिवारों में मनमुटाव होता है, एक सवाल आखिर में मन में आता है, क्या ये सह खातेदार, ये हिस्सेदार, इस लंबी और कई बार महंगी कानूनी लड़ाई में पड़ने से पहले क्या वो आपस में बैठकर कोई रास्ता नहीं निकाल सकते? मध्यस्थता से या बातचीत से। हाँ, क्या कोई ऐसा समझौता नहीं हो सकता जो सबको मंजूर हो और अदालतों के चक्कर से बचाए? शायद इस पर भी सोचने की जरूरत है।